तो अब हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब कि पावर को किस किस तरीके से शेयर किया जा सकता है। तो देखो ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को, क्योंकि अभी तक तो हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग हमारे लिए जरूरी है। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जांपल के साथ देख लिया कि पावर शेयरिंग करना जरूरी रहता है। तो पावर शेयरिंग करना जरूरी है, ये हमारे दिमाग में बैठ गया है, लेकिन अब कैसे करेंगे उसको पावर शेयर कैसे किया जा सकता है, ये हमारे दिमाग में अभी तक नहीं बैठा है। तो ये टॉपिक के बाद ये भी हमारे दिमाग में बैठने वाला है। तो देखो एक पहले से बिलीव था, मतलब बहुत पुराने समय से ये बिलीव था कि जो पावर रहनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की पावर रहनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, एक पर्सन के हाथ में रहनी चाहिए या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में रहनी चाहिए जो एक ही जगह पर रहता हो। मतलब समझो कि एक आदमी है तो उस आदमी के पास ही सब पावर है। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ये हम लोग ने पर्सन का एग्जांपल ले लिया, ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसे एक आदमी है उसके फ्रेंड्स भी हैं जो आसपास ही रहते हैं, मतलब उसके घर के पास ही रहते हैं। तो क्या हो रहा है, आसपास में क्या हो जा रहा है, पावर शेयर हो जा रही है। इसे बोलेंगे हम, जो पहले की आइडियोलॉजी चलती आ रही थी कि पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, पर्सन के या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि सब सोचने लगे हैं कि अगर हम पावर ऐसे शेयर करेंगे तो फिर उनके पास ही क्या रहेगा, पावर रहेगा कि वो सब सिलेक्ट कर सके। अब देखो इन लोग की क्या आइडियोलॉजी थी, ये जो पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन है उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उनकी ये आइडियोलॉजी थी कि मतलब अगर इनके पास पावर रहेगी, मतलब कि एक जन के पास रहेगी या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास रहेगी पावर, तो उससे क्या होगा, उससे जो डिसीजन लेने की पावर है, मतलब कि जो डिसाइड करना है कुछ भी डिसीजन लेना है, तो वो क्विक डिसीजन ले पाएंगे। अगर पावर एक ही जगह पे रहेगी या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास रहेगी तो क्या होगा, डिसीजन लेने में आसानी होगी। इसलिए इन लोग क्या करते थे, बोलते थे कि पावर जो रहनी चाहिए एक पर्सन के हाथ में रहनी चाहिए या फिर एक ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में रहनी चाहिए जो एक जगह पर रहता हो। अब देखो ये सब तो चलता आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, ड्रास्टिकली ये सब चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, जैसे डेमोक्रेसी आई तो डेमोक्रेसी की बात क्या होगी, पूरे वर्ल्ड में फैलने लगी। तो क्या हुआ, इंडिया भी एक एग्जांपल है कि उसने भी डेमोक्रेसी का अडॉप्ट किया। तो देखो अब डेमोक्रेसी का क्या प्रिंसिपल है, डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल है कि जो पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। मतलब अगर पीपल रहेंगे तभी पॉलिटिकल पावर क्या रहेगी। मतलब कि देखो पीपल ही इलेक्ट करते हैं ना लीडर्स को अपने, जो क्या कर सके, गवर्नमेंट चला सके। तो क्या हुआ, डेमोक्रेसी की एक आइडियोलॉजी थी कि पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। उसके बाद इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब देखो एक जो डेमोक्रेसी रहेगी, अब देखो समझो गवर्नमेंट आ गई है, अब गवर्नमेंट ने जो रूल बनाया है, अब क्या करेंगे, जो पीपल है उसको खुद से रूल क्या करेंगे, खुद के ऊपर अप्लाई करेंगे। मतलब अगर उन लोगों ने रूल तोड़ा तो उन्हें भी क्या हो सकती है, सजा मिल सकती है। तो क्या करते हैं, अब सेल्फ गवर्नमेंट का काम करते हैं उन लोग। अब देखो एक अच्छी डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, सबको रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो डाइवर्स ग्रुप है तो सबको क्या करना चाहिए, व्यूज सुनने चाहिए कि उन लोग को वो क्या कहना चाहते हैं। सोसाइटी में सबकी बात माननी चाहिए पहले, ऐसा नहीं कि अपने में ही जब तुमको पावर दे दिए तो क्या हो जाएगी, सब तुम ही लेके बैठ जाओ, हम लोग को कुछ पूछो ही ना, क्योंकि हम लोग नहीं तो तुमको इलेक्ट करके लाया है आगे। तो क्या होगा कि सबके पास पावर होगी कि वो क्या कर सके, अपनी वॉइस को शार्प कर सके, जो अपनी आवाज है उसको आगे बढ़ा सके और बोल सके कि उनको क्या चाहिए। अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो भी क्या कर सके, पब्लिक के पास पावर है कि अपनी आवाज को आगे कर सके। देयरफॉर इट फॉलोज द डेमोक्रेसी पॉलिटिकल। आगे देखते हैं, पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग एज मेनी सिटीजन एज पॉसिबल। तो क्या हुआ, इससे हमें समझा कि अगर एक ही जगह पे पावर रहेगी तो क्या होगा, वही पर्सन क्या कर सकता है, पावर का यूज कर सकता है, गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। इसलिए जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी ने सब चेंज करके रख दिया। डेमोक्रेसी ने बोल दिया कि अगर देखो पावर जो है, पावर जितना से जितना हो सके उतना डिस्ट्रीब्यूट करो, उतना डिवाइड करो। तो उससे क्या होगा, जो भी डिसीजन है, डिसीजन लेने में क्या होगा, जल्दी, मतलब कि क्विक डिसीजन लिया तो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अच्छा डिसीजन लिया जाएगा, सब लोग को देखा समझा जाएगा कि किसी के साथ गलत हो रहा है कि नहीं। तो ये था डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी। डेमोक्रेसी के आने के बाद पावर शेयरिंग होना फटाफट स्टार्ट हो गई। अब देखो मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या है, मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर कैसे शेयर होती है वही हम देखने वाले हैं कि हाउ मॉडर्न डेमोक्रेसी हाउ पावर इज शेयर्ड। तो यही हम देखने वाले हैं। तो इसके कुछ चार पार्ट है शायद, इसके 4 पार्ट है। तो एक एक करके हम एक पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखो अब पावर जो है, पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब कैसे, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी।
अब देखो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में आपको याद होगा तो मैंने आपको थोड़ा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में कुछ बताया था। हाँ, लेजिस्लेचर क्या होते हैं? जो लॉ बनाने का काम करते हैं। एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्पोज करते हैं और जुडिशरी क्या करते हैं? वो कोर्ट्स का मैटर संभालते हैं, जैसे बोल सकते हैं हमारे जज साहब। तो इसको ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब आप बोलोगे क्या बोल दिया, मेरे को कुछ समझा नहीं। तो देखो एक बार बताता हूँ अच्छे से। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अब बताओ मेरे को इन तीनों में से सबसे आगे कौन है? मतलब सबसे आगे कौन रहता है? कौन किसके अंडर में काम करता है? तो अभी आप बोलोगे कि कोई किसी के अंडर में काम नहीं करता। अगर ये कोई किसी के अंडर में काम नहीं करता तो फिर क्या हुआ? तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं, कि सब लोग एक ही लेवल पे हैं, कोई किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है। अगर सब लोग एक ही लेवल पे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आप समझे टॉपिक को कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों भी एक ही लेवल पे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, सबको पावर इक्वली दिया है, लेकिन क्या है, उन लोग काम अलग अलग करते हैं। तो इसे ही बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें क्या होता है, कोई ऊपर नीचे नहीं होता, भले ही सबका काम अलग हो लेकिन कोई ऊपर नीचे नहीं होता। अब क्या है, बिकॉज इट ऑलो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। ये क्या करते हैं? ये बोलता है कि अलग अलग पावर इन लोग क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये किसके लिए ये सब करते हैं? हमारे लिए यही करते हैं। उसके बाद सच ए सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अब देखो ये जो तीन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन पार्ट क्यों बनाए? तीन ऑर्गन क्यों बनाए? एक भी तो बना सकते थे। अगर एक बनाएंगे तो उससे क्या होगा? इन लोग कुछ घपला भी कर सकते हैं ना। अब देखो ये क्यों बनाया गया है? जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स का जो मैटर संभालती है, वो क्या करती है? वो इन दोनों को देख के रखती है कि इन दोनों ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना, इसीलिए, या फिर इन्होंने कुछ ज्यादा पावर तो यूज नहीं कर रही ना कि इनके पास इतनी पावर आ गई कि क्या कर सके, अब इन लोग क्या कर सके, अपने विल के लिए, अपनी चाहत के लिए कुछ भी लॉ इम्पोज कर सके। तो क्या इसी बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी इन दोनों को चेक करती है कि लेजिस्लेचर ने कुछ आलतू फालतू लॉ तो नहीं बना दिया और एग्जीक्यूटिव ने कुछ अलग काम तो नहीं कर दिया। ये सब क्या करती है? ये जुडिशरी चेक करती है। और इसको ही क्या बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावर जो है यूज ना कर सके। अब देखो ईच ऑर्गन चेक द अदर। अब हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करती है। समझे आप कि मैंने अभी एग्जांपल बताया, जुडिशरी क्या करती है? इन दोनों को चेक करती है, एग्जीक्यूटिव भी चेक करती है इन लोगों को। अब देखो दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। अब इसकी वजह से हमने क्या समझ लिया कि कोई किसी के आगे पीछे नहीं है। अब कोई पावर शेयर भी नहीं करेगा, मतलब कि क्या कर सकते, कोई अनलिमिटेड पावर भी नहीं यूज कर सकता। एक ऑर्गन जो है दूसरा ऑर्गन को चेक कर सकता है। तो इससे हमने क्या समझा कि एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है कि कोई किसी से आगे नहीं है इसमें और कोई किसी से पीछे नहीं है इसमें। अब देखते हैं, अगर अभी एक डेमोक्रेसी में, इन अ डेमोक्रेसी, अगर चाहे मिनिस्टर हो, चाहे गवर्नमेंट का कोई भी इंसान हो, कोई भी ऑफिशियल हो, तो क्या होगा, वो उसके पास इतनी राइट नहीं है कि क्या कर सकता है वो, कि वो पावर को अपने आप यूज कर सकता है। अगर वो पावर को कुछ अपने विल के लिए यूज करता है या फिर कुछ भी, देखो समझो कि जो गवर्नमेंट है, जैसे ये ऑर्गन है, इस लेजिस्लेचर ने कुछ बनाया, अब कुछ बना दिया उसने, तो उस जो लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको पार्लियामेंट में जाके स्टेटमेंट देना पड़ता है कि उसने क्यों बनाया, स्टेट असेंबली में जाके बताना पड़ता है कि उन्होंने क्यों बनाया। तो ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा चीज है। और उसके बाद ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो जज है, जज कौन अपॉइंट करता है? अब ये जो जुडिशरी है, जुडिशरी में जज अपॉइंट होते हैं, मतलब जुडिशरी में जज काम करते हैं, इतना आप समझ सकते हैं। तो जो जज है वो क्या कर सकते हैं, उनके पास इतनी पावर है कि वो एग्जीक्यूटिव को चेक कर सकते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों, ये क्या कर सकता है, जज जो है वो एग्जीक्यूटिव को भी चेक कर सकता है और लेजिस्लेचर को भी चेक कर सकता है। आपको इतना समझ तो आ रहा है ना? तो अब आगे चलते हैं। अब देखो हमने देख लिया, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो ये जो की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, चेक एंड बैलेंस। अब देखो आपसे पता है एग्जाम में क्या पूछता है, अभी आपको एमसीक्यूज है इस साल, तो देखो अब पूछ लेगा कि चेक एंड बैलेंस कौन सा सिस्टम है, तो आपको क्या लिखना है। अब इसमें दो तीन स्टेटमेंट आ सकते हैं। पहले तो आ सकता है पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है चेक एंड बैलेंस का, या फिर बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। मतलब क्या होना चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट याद है कि चेक एंड बैलेंस किसका पार्ट है, हॉरिजॉन्टल का पार्ट है, और पावर क्या है, डिफरेंट ऑर्गन में शेयर होता है, जो क्या कर सकते हैं, मतलब इक्वल रहते हैं सब ऑर्गन। तो ये हो जाएगा हमारा सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से याद रखना है। अब देखो पावर कैन बी शेयर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब अलग अलग लेवल्स पे भी पावर शेयर होते हैं। हम लोग का अभी पॉइंट 2 आ गया, सेकंड पॉइंट आ गया। अब अलग अलग लेवल पे भी पावर शेयर होते हैं, वो कैसे होते हैं? पहले देखो, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री।
अब देखो जनरल गवर्नमेंट क्या होता है, जो मेन गवर्नमेंट रहता है कंट्री का उसे बोलते हैं जनरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल लेवल और रीजनल लेवल। अब देखो जो जनरल गवर्नमेंट रहता है उसे बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर बोल सकते हो हमारे कंट्री में उसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी उसे बोल सकते हो। ये जनरल गवर्नमेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि क्या गया पूरे वर्ल्ड का एग्जांपल लिया गया है, तो कुछ वर्ल्ड में क्या होता है ना अलग अलग बुलाया जाता है, इसलिए जनरल गवर्नमेंट बोला गया है डायरेक्ट, कि क्या हो इससे पूरे वर्ल्ड का ही एक बार में लिया जा सके। सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। अब जो कंट्री के लिए पूरी गवर्नमेंट रहती है उससे क्या बोल सकते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड डैश, तो आप क्या लिखोगे, फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। तो अब इंडिया में हम इसे क्या बोलते हैं, ये जो मेन गवर्नमेंट रहती है कंट्री की उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट, जो मैंने अभी आपको समझा दिया। अब द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल लेवल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड, इनके भी नेम्स क्या है, डिफरेंस है। अब बताओ कैसे। एक कंट्री है, समझो इंडिया है, अभी इंडिया में अलग अलग स्टेट है, तो आप देखे हो कि इंडिया में क्या है, प्राइम मिनिस्टर है मोदी, अभी की बात कर रहा हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के है मोदी। अब जो इंडिया में क्या है अलग अलग स्टेट है, उसकी क्या है चीफ मिनिस्टर्स हैं, तो चीफ मिनिस्टर्स को क्या बोला गया है, तो प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो, अब सेंट्रल हो गए। अब चीफ मिनिस्टर क्या हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हो गए। क्या समझे आप कि चीफ मिनिस्टर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है। अभी तक हमने समझ लिया कि क्या है, 3 टाइप के इंडिया में गवर्नमेंट होता है, हम इतना दिमाग में बैठा लो। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, और एक और गवर्नमेंट होता है जो अभी हम आगे देखने वाले हैं। अब ये जो सिस्टम है, किसका सिस्टम, ये जो अलग अलग गवर्नमेंट्स बने गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब जो बने गए हैं, तो क्या ये हर कंट्री में फॉलो होता है? नहीं, बहुत सारी ऐसी कंट्री होती है जिनमें ये सब फॉलो नहीं होता कि प्रोविंशियल या फिर स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट हो। उधर क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो सकता है, वो सेंट्रल लेवल पे हो सकता है। मतलब हर कंट्री में ऐसा नहीं होता, आपको इधर से समझना है। अब देखो, अब इनका काम क्या है, ये हमने गवर्नमेंट देख ली कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, ये सब हमने देख लिया। अब इनका काम क्या है, तो देखो इनका जो काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है, क्लियरली लिखा गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या क्या काम है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे क्या क्या काम किया जाता है। अब देखो इतना हमने समझा, अब हमने क्या क्या देख लिया, पावर शेयर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। पहले देखा हमने सेंट्रल, उसके बाद देखा स्टेट, अभी एक तीसरा आएगा लोकल लेवल पे, वो 1 मिनट देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक डिटेल में कुछ बताता हूँ। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। तो यही हुआ था बेल्जियम में, श्रीलंका में जो नहीं हुआ था। बेल्जियम में इन लोग ने पावर शेयर की थी, अलग अलग सोशल ग्रुप्स पे अलग अलग क्या किए थे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स पे पावर शेयर की थी। इसकी वजह से क्या हुआ था, उधर ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना ही कुछ हुआ। लेकिन श्रीलंका में इसका उल्टा हुआ, पावर अगर आप अपने हाथ में ले लोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, कंट्री की वाट लग जाएगी। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। अब देखो पावर को ऐसे शेयर करना, मतलब कि अलग अलग क्या बोल सकते हैं, अलग अलग डिवीजन में शेयर करना, या फिर बोल सकते हो कि अलग अलग लेवल्स पे शेयर करना। अब देखो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर सेंट्रल आ जाएगा, उसके नीचे आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, अब उसके नीचे भी आ जाएगा लोकल गवर्नमेंट। अगर इसका एग्जाम्पल दे दूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या आ जाएंगे, हमारे पीएम आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे। अब स्टेट पे दे दूं तो चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे। अब लोकल लेवल पे दूं तो जो म्युनिसिपालिटीज रहती हैं, या फिर बोल सकते हैं जो पंचायत रहते हैं, वो सब आ जाएंगे। तो समझ रहे हो आपकी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अब इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट को ही बोला जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। मतलब कि पावर अगर बोल सकते हो ऊपर से नीचे शेयर हो रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है सेंट्रल, उसके बाद स्टेट और उसके बाद लोकल। तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे पावर शेयर हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में कौन आता है, तो फिर आप बोलोगे मेन 2 आते हैं। मेन कौन से 2 आते हैं, सेंट्रल और स्टेट। अब ये जो है, ये गवर्नमेंट के अलग अलग नाम भी रहते हैं, तो वो जितने भी नाम है, जैसे हमने देखा इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल, ये जनरल गवर्नमेंट बोलते हैं। तो इसका बहुत सारे नाम है, ये सब नाम आपको याद रखने, कुछ भी नाम उठा के दे सकते हैं उधर। अब देखो दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग द हायर एंड द लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो ये हमने देख लिया कि ऊपर से नीचे जो गवर्नमेंट रहती है, इसे बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अब इसमें कौन कौन आता है, जो लोकल लेवल पे रहता है इंडिया में, देखो इंडिया में 3 टाइप की गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो लोकल बहुत कम ही रखते हैं, लेकिन लोकल हम लोग इसलिए रखे हैं क्योंकि क्या हो, ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है ना इंडिया की, कम पॉपुलेशन होती तो नहीं रखते। लोकल लेवल पे कौन आ जाएगा, म्युनिसिपालिटी और पंचायत आ जाएंगे। इतना हमने पूरा समझ लिया। तो ये था हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, मतलब पावर ऊपर से जब नीचे शेयर होता है। इसमें कौन कौन हमने देख लिया, इसमें देख लिया हमने सेंट्रल, स्टेट और लोकल।
लेकिन मेन आपको याद रखना है सेंटर और स्टेट। तो अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या दिया है, पावर में ऑल्सो भी शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब जो पावर है अलग अलग सोशल ग्रुप में भी शेयर हो सकता है, जैसे कि जो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब कि लैंग्वेज के बेसिस पे जो ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर रिलीजियस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे ग्रुप हो सकते हैं। अब देखो अलग अलग जो सोशल ग्रुप है, इसका एग्जाम्पल हमने बेस्ट वाला देखा था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बेल्जियम में बनाई गई थी। बेल्जियम में क्या किया गया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया था। इसके चलते क्या हुआ था, अलग अलग कम्युनिटी को क्या किया गया था, उसकी जो उसकी रिलीजन है, जो उसका रिलीजन है उस टाइप की उसको गवर्नमेंट मिल गई थी। ये हमने समझ लिया था। तो वो क्या करती थी, वो गवर्नमेंट उसकी बात सुनती थी, उसको डिस्क्रिमिनेशन होने से बचाती थी। तो ये क्या था, एक अच्छा एग्जाम्पल था इस अरेंजमेंट का। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लीगली एडवाइस दिए बोल सकते हैं, या फिर लीगली एक अरेंजमेंट बैठाई है, जिसमें क्या किया गया है, उसमें बोला गया है कि जो सोशली वीकर सेक्शन है उन्हें थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज दिया जा सकता है। जैसे वुमेन्स हो गई, देखो जो वुमेन्स है उन्हें क्या किया जाता है, थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज दिया जाता है। पहले उन्हें बहुत कम प्रिविलेज या फिर बोल सकते प्रिविलेज दिया ही नहीं जाता था। क्या किया जाता था, उनको तो घर से बाहर निकलने को मना किया जाता था। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि वुमन काम पे जाती है, सब करती है। वुमन अब क्या कर सकती है, स्कूल में पढ़ती है। पहले देखो अब पहले नहीं पढ़ती थी, आप कुछ भी बोले, लेकिन पहले उनको बहुत कम ही राइट्स मिलती थी। लेकिन ये सब के चलते अभी वुमन को भी क्या किया गया, इक्वल में आने का मौका दिया गया है, क्योंकि वुमन क्या है, पीछे छूट चुकी थी। तो वैसे ही आप देख सकते हो कास्ट में भी देखो क्या होता है, एससी कास्ट या फिर बोल सकते हो जो ओपन कास्ट वाले होते हैं उनको कम प्रिविलेज दी जाती है, और जो क्लोज्ड कास्ट वाले होते हैं उन्हें ज्यादा प्रिविलेज दी जाती है। चाहे उन्हें स्कूल में एडमिशन की बात हो गई या फिर कॉलेज में एडमिशन की बात हो गई, उन्हें थोड़ी ज्यादा प्रिविलेज दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं सोसाइटी में। वो क्या किए हैं, डेवलप होना पहले देर से स्टार्ट किए। जैसे ट्राइबल्स का एग्जांपल ले लो, अगर एक ट्राइबल है वो क्या है, जंगल में थे, अब जंगल में है, अभी एक कंट्री डेवलप हो रही है आराम से। अब वो ट्राइबल सोचता है कि अब मेरे को जंगल में नहीं रहना, मेरे को भी कंट्री में आ जाना है। तो कंट्री में आएगा तो क्या कंट्री में आने के बाद वो क्या कंट्री का पार्ट समझेगा क्या खुद को, क्योंकि देखो वो कंट्री से क्या है, पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जितना भी सीखना चाहिए था उसको अभी तक उसने कुछ सीखा नहीं है। तो इसीलिए इन्हें क्या किया जाए, इन्हें बुरा ना लगे या फिर बोल सकते हैं ये एलिनेटेड फील ना हो, इसलिए क्या होना चाहिए, इनके लिए ये सब बनाया गया है, थोड़ा इन्हें प्रिविलेज दिया गया है एक्स्ट्रा, ताकि क्या हो, ये इक्वल में आ सके। या फिर अब देखो वुमेन्स का भी एग्जांपल ले लो एक और। वुमेन को क्या है, लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया गया है, 30% सीट रिजर्व कर दी गई है। पार्लियामेंट में उनको 30% सीट रिजर्व कर दी गई है कि 30% सिर्फ वुमेन की है, उसको मैन या कोई कैप्चर नहीं कर सकता। तो ये पार्लियामेंट में बोला गया है। तो अब देखो ये हमने समझ लिया कि क्या है, सोशल ग्रुप्स के ऊपर कैसे गवर्नमेंट बनाई जा सकती है। अब देखो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन्ड टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। अब देखो इस टाइप की गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई है क्योंकि क्या है, जो डाइवर्स सोशल ग्रुप्स है या फिर बोल सकते हैं जो सोशली वीकर सेक्शन है, उन्हें भी क्या है, उन्हें भी मौका मिले गवर्नमेंट में आने का, एडमिनिस्ट्रेशन में आने का। अब देखो अगर ये सब नहीं करेंगे, मतलब कि अगर हम जो सोसाइटी में पिछड़े हुए लोग हैं उनको पिछड़ा ही रहने देंगे, तो क्या करेंगे, वो एलिनिएटेड फील करेंगे। मतलब वो सोचेंगे कि हम इस कंट्री का पार्टी नहीं है, हमें तो ये कंट्री में कुछ समझा ही नहीं जा रहा है। अब उसके बाद देखेंगे दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन पावर। अब देखो ये जो मेथड है, इस मेथड से क्या हो गया है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मतलब कि जो मैं बोल सकते हो सोसाइटी में पिछड़े हुए सेक्शन थे, या फिर बोल सकते हो कि जो कम तादाद में लोग थे, उन्हें क्या किया गया है, फेयर शेयर दिया गया है, इक्वल शेयर दिया गया है पावर में, पावर लेने के लिए। तो इतना हमने समझ लिया कि क्या हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे कैसे पावर शेयर हो सकता है, कि अलग अलग सोशल ग्रुप में कैसे पावर शेयर हुआ है। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट जो है हमारा फोर्थ पॉइंट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब जो पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग को 3 और वे में देखा जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज, अब ये तो आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, बताने की जरूरत नहीं है। प्रेशर ग्रुप्स, अब जो ये प्रेशर ग्रुप्स मतलब होता है जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है। अब क्यों प्रेशर डालती है वो आगे देखेंगे। और मूवमेंट्स, अब देखते हैं एक एक करके। अब देखो एक जो डेमोक्रेसी है उसमें सिटीजन को क्या है, सिटीजन को फ्रीडम है कि वो क्या कर सकते हैं, इलेक्शन के द्वारा अपने कैंडिडेट को चुन सकते हैं, जो उनके कंटेंडर्स हैं उन्हें चुन सकते हैं, ताकि क्या हो, उन्हें पावर मिल सके। अब देखो पहले क्या होता था, पहले थोड़े कम ही क्या थे कंटेंडर्स थे, मतलब कि कम ही लोग कंपटीशन करते थे, कम ही पार्टी कंपटीशन करती थी। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत सारी पार्टी क्या कर रही है, कंपटीशन कर रही है। तो इन लोग क्या करते हैं, बहुत सारी पार्टी मिलकर कंपटीशन करती है। क्यों करती है, क्योंकि उन सबको पावर चाहिए। तो देखो सच competition ensure that the power does not remain in one hand।
इसकी वजह से क्या होता है, पावर एक जन के हाथ में नहीं रहता। अब समझो कि 10 पार्टी है, 10-15 पार्टी समझ लो। अब 15 पार्टी में से क्या है, एक पार्टी समझो एक बार के लिए जीत गई, चलो 5 साल, देखो एक पार्टी 1 साल के लिए जीत गई, एक बार के लिए जीत गई, दूसरे बार भी वो जीत गई, तीसरे बार भी वो जीत गई। लेकिन क्या हर बार वो जीतती रहेगी क्या वो पार्टी? अगर वो अच्छा कर रही है तो जीत सकती है, लेकिन क्या 100 साल तक वो पार्टी जीतती रहेगी क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि दूसरा पार्टी को भी क्या मिलेगा, चांस तो मिलेगा ही। क्योंकि एक पार्टी क्या है, एक पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल टिक सकती है, 25 साल टिक सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं टिक सकती वो पार्टी। तो क्या है, पावर को अलग अलग डिवाइड किया गया है, मतलब कि पावर एक हाथ में नहीं रह सकती। जैसे बोल सकते हैं अभी किसी और की सरकार है, उसके बाद आगे जाके किसी और की आ भी सकती है। तो क्या है, पावर एक जन के हाथ में नहीं रहती है, इतना हमने समझ लिया। अब देखो, अब एक लॉन्ग रन में बात की जाए तो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड सोशल ग्रुप्स। अब लॉन्ग रन में बात की जाए तो देखो, पावर को अलग अलग क्या किया गया है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पास शेयर किया गया है। अब ये कैसे देख लो, अभी एक साल समझो कि बीजेपी जीत गई, उसके बाद क्या है समझो कि फिर बीजेपी जीत गई, उसके बाद समझो फिर बीजेपी जीत गई। लेकिन क्या अगले साल भी जीतेगी बीजेपी? पता नहीं है, वो डिसाइड नहीं किया जा सकता, हार भी सकती है, जीत भी सकती है, कोई और भी आ सकता है उसकी जगह पावर में। मतलब क्या है, पावर एक जगह पे नहीं रहती, पावर क्या है एक हाथ में नहीं रहती, बार बार पावर अलग अलग हाथ में जाती है, ताकि क्या कर सके, जो अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वो अपनी पावर को दिखा सके कि उन लोग क्या अच्छा करते हैं आके पावर में। अब देखो, समटाइम्स क्या होता है, बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि जो पावर है, पावर डायरेक्ट 2 पार्टी के हाथ में आ जाती है, बोल सकते हो 2 पार्टी एक साथ रूल करने लगती है। अब इसके बोला गया है कोलिनिएशन गवर्नमेंट, मतलब कि समझो अगर एक पार्टी है, उसको 272 सीट्स चाहिए जीतने के लिए, अब उसने 250 ली है सीट्स, उसके पास 250 सीट्स है, लेकिन क्या है बाकी की सीट्स उसके पास नहीं है। तो क्या करता है, वो एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ क्या करती है, मर्ज हो जाती है और एक बड़ी पार्टी बना लेती है, एक नई पार्टी बना लेती है, और उसे ही बोला जाता है कोलिनिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट क्या होता है, जब 2 पार्टी मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है उसे बोला जाता है, या फिर बोल सकते हैं अलायंस बनाती है, उसे बोला जाता है कोलिनिएशन गवर्नमेंट। इतना आपने समझा कि 2 पार्टी अगर मिलके कुछ गवर्नमेंट बना रही है तो उसे बोला जाएगा कोलिनेशन गवर्नमेंट। अब देखो, इसको ही बोला गया है कोलिनेशन गवर्नमेंट, इतना हमने समझ लिया। अब देखते हैं आगे, हमने समझ लिया पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आराम से डाल सकते हो आप। अब देखते हैं इंटरेस्ट ग्रुप, या फिर बोल सकते हो इन्हें प्रेशर ग्रुप्स। अब देखो, ये कौन से बेसिस पे हो सकते हैं, ये ट्रेड के बेसिस पे हो सकते हैं, बिजनेस के बेसिस पे हो सकते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के बेसिस पे हो सकते हैं, फार्मर्स या फिर इंडस्ट्रियल वर्कर भी हो सकते हैं। ये सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। ये क्यों डालते हैं प्रेशर? अब देखो, ये इसलिए प्रेशर डालते हैं कि समझो अगर इनके अपोजिट में कुछ लॉ बनाया गया, समझो इन्होंने इनके लिए कुछ पीपल के लिए कुछ बनाया गया, पब्लिक के लिए कुछ बनाया गया, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेडर्स को नुकसान होने लग रहा है, या फिर बोल सकते हैं बिजनेसमैन को नुकसान होने लग रहा है। समझो कि फार्मर जो है, फार्मर को नुकसान होने लग रहा है। तो ये सब क्या है, ये सभी है प्रेशर ग्रुप्स, जो क्या करती है, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती है कि बोलती है कि इधर ये मत करो, क्योंकि क्या इधर हम लोग का नुकसान हो रहा है। अब देखो, ये दूसरा भी काम करती है, ये ऐसा भी काम करती है कि देखो अगर कहीं गलत हो रहा है, मतलब कि समझो कहीं गलत हो रहा है, गवर्नमेंट उसको ध्यान नहीं देख पा रही, गवर्नमेंट उसको देख नहीं पा रही है कि इधर गलत हो रहा है। तो क्या करते हैं इन लोग, या तो रैली निकालते हैं या फिर कुछ करते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। मतलब कि गवर्नमेंट को दिखाना चाहती है कि इधर गलत हो रहा है तो आप इधर आके सही कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी बहुत बार क्या करती है, उस जगह पे पहुंच नहीं पाती, इसलिए। अब देखो, इधर हमने समझ लिया प्रेशर ग्रुप्स के बारे में और समझ लिया पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। अब मूवमेंट्स के बारे में क्या है, अब देखो जैसे आपने मूवमेंट्स का नाम सुना होगा, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो, अगर ये सब इस जो प्रेशर ग्रुप्स है उन सबसे बात नहीं बनती तो मूवमेंट्स निकाल देते हैं, अलग अलग मूवमेंट्स निकाल देते हैं। जैसे हमने देखा है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, तो बहुत सारे मूवमेंट्स उन लोग निकाल देते हैं। जो मूवमेंट्स का टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले चैप्टर 3 में, तो आप टेंशन मत लेना, चैप्टर 3 में हम मूवमेंट के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ हम लोग का जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, हमने पूरी चीज़ को कवर कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।